नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में जा रहे हैं, वैमानिक शास्त्र। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें प्राचीन भारत में विमान मतलब हवाई जहाज बनाने और उड़ाने की तकनीक का जिक्र है ना? कमाल की बात। हाँ बिल्कुल। और ये दावे कितने सच्चे हैं इसे परखने के लिए हम आज आधार बना रहे हैं 1974 में आईआईएससी बैंगलोर के 5 वैज्ञानिकों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन को। एच.एस. मुकुंद, एस.एम. देशपांडे और उनके साथियों ने इस स्टडी की थी जिसका नाम था ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क वैमानिक शास्त्र। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस आईआईएससी स्टडी की रोशनी में हम समझें कि ये वैमानिक शास्त्र आखिर है क्या, कहाँ से आया, कितना भरोसेमंद है और सबसे ज़रूरी, क्या इसमें जो विमान बताए गए हैं वो सच में मतलब टेक्निकली उड़ भी सकते थे या ये सिर्फ कल्पना है? बिल्कुल, सोचिए जरा, एक किताब जो दावा करती है हजारों साल पुरानी हवाई जहाज की तकनीक का, जब आज के वैज्ञानिकों ने उसे परखा तो क्या मिला? चलिए इसी रहस्य की परतें खोलते हैं आज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। ये ग्रंथ लोगों के सामने आया कैसे, इसकी कहानी क्या है? हाँ, तो इसकी कहानी थोड़ी उलझी हुई है। देखिए, 1959 में एक किताब छपी, बृहद विमान शास्त्र। इसमें संस्कृत श्लोक थे और उनका हिंदी अनुवाद। ओके। फिर कुछ साल बाद 1973 में जी.आर. जोशियर ने एक और किताब छापी, वैमानिक शास्त्र। इसमें श्लोक तो वही थे पर अनुवाद अंग्रेजी में था और साथ में विमानों के कुछ चित्र मतलब ड्राइंग्स भी थी। अच्छा, ड्राइंग्स भी थी। हाँ, और एक गौर करने वाली बात यह है कि जोशियर की अंग्रेजी किताब में पहले जो हिंदी किताब आई थी उसका कोई जिक्र ही नहीं था। थोड़ा अजीब है ना? ये तो है। और इन किताबों का दावा क्या था? मतलब ये ज्ञान कहाँ से आया, बताया गया? दावा यह था कि ये श्लोक असल में महर्षि भारद्वाज के लिखे एक बहुत बड़े ग्रंथ यंत्र सर्वस्व का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, करीब 40 में से एक हिस्सा। सिर्फ एक हिस्सा? बाप रे। हाँ, और ये भी कहा गया कि यंत्र सर्वस्व खुद भी कोई मौलिक ग्रंथ नहीं बल्कि कई पुराने ऋषियों के विमान विज्ञान पर किए कामों का एक तरह से निचोड़ है। और इससे बहुत पुराना मतलब वैदिक काल का बताने की भी कोशिश हुई थी, है ना? बिल्कुल, खासकर जो हिंदी वाली किताब थी उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती की किताब ऋग्वेद भाष्य भूमिका का हवाला दिया गया था, जो 1878 या उससे भी पहले छपी थी। अच्छा। दयानंद सरस्वती जी ने कुछ वैदिक मंत्रों का अर्थ करते हुए कहा था कि उनमें विमानों का जिक्र है, जैसे ऐसे यान जो 3 दिन रात में द्वीपों तक जाते थे या आग और पानी से चलते थे, जिनमें 12 खंबे, 1 पहिया, 3 मशीनें, इस तरह की बातें। लेकिन जो आईआईएससी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1974 में स्टडी की, उन्होंने इस वैदिक कनेक्शन को कैसे देखा? क्या वो सहमत थे? नहीं, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि दयानंद सरस्वती ने जो उन वैदिक मंत्रों का जिक्र किया वो बहुत ही अस्पष्ट और सांकेतिक हैं। मतलब उनसे ये साबित नहीं होता कि वैमानिक शास्त्र जैसा पूरा तकनीकी ग्रंथ उस जमाने में था। उन्होंने ये चिंता भी जताई कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि आज के ज्ञान के हिसाब से पुराने श्लोकों का मनमाना मतलब निकाल रहे हों। ये भी एक जरूरी नुक्ता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये वैदिक नहीं है तो ये पांडुलिपि असल में कब और कैसे सामने आई? आईआईएससी स्टडी ने इस बारे में क्या पता लगाया? हाँ, यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। आईआईएससी अध्ययन से एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई। जी.आर. जोशियर, जिन्होंने अंग्रेजी संस्करण छापा था, उन्होंने खुद शोधकर्ताओं को बताया कि ये श्लोक असल में अनेकल के एक पंडित थे, सुब्राय शास्त्री, उन्होंने बोलकर लिखवाए थे। अच्छा, उन्होंने खुद नहीं लिखे? नहीं, उन्होंने बोले थे और लिखने का काम किया था श्री जी वेंकटाचल शर्मा ने। आईआईएससी टीम ने वेंकटाचल शर्मा और सुब्राय शास्त्री के दत्तक पुत्र वेंकटराम शास्त्री दोनों से बात करके इस बात की पुष्टि भी की। सुब्राय शास्त्री, इनके बारे में कुछ और पता चला? ये कौन थे और इन्होंने ये श्लोक कैसे रचे? सुब्राय शास्त्री जी का जीवन काफी, कहना चाहिए, कठिनाइयों से भरा रहा। बचपन में ही माता पिता गुजर गए, गरीबी थी, भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ा, चेचक का भी बहुत बुरा असर हुआ। ओह। फिर कहते हैं कि उनकी मुलाकात कोलार के पास एक रहस्यमयी संत से हुई जिन्हें वो गुरुजी महाराज कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन संत ने ही उन्हें ठीक किया और आध्यात्म के साथ साथ कई शास्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें विमान शास्त्र भी शामिल था। यानी ये ज्ञान उन्हें किसी आध्यात्मिक प्रेरणा से मिला, ऐसा माना गया? हाँ, कहानी तो यही बताई गई कि शास्त्री जी को जब एक तरह का आवेश या प्रेरणा आती थी तो वो श्लोक बोलते जाते थे और वेंकटाचल शर्मा उन्हें लिखते जाते थे। और ये सब हुआ कब?
करीब 1900 से 1922 के बीच। अच्छा, 20वीं सदी की शुरुआत में। जी हाँ। और शास्त्री जी की कोई औपचारिक पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। वो स्वभाव से भी बहुत सीधे और विनम्र इंसान थे। आईआईएससी के शोधकर्ताओं को लगा कि वो कोई धोखेबाज किस्म के व्यक्ति नहीं हो सकते। ये बात तो दिलचस्प है कि वो खुद भी पक्के तौर पर नहीं जानते थे कि ये विमान काम करेंगे या नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो खुद श्योर नहीं थे कि ये जो बातें वो बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल हैं भी या नहीं। यहाँ तक कि जीआर जोशियर ने ही बताया था कि बंबई के कोई डॉक्टर तड़पड़े थे। उन्होंने शास्त्री जी के मार्गदर्शन में कुछ मॉडल बनाने की कोशिश भी की थी, पर कोई भी उड़ नहीं पाया। ओहो, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, और वो जो विमानों के चित्र थे, ड्राइंग्स जो अंग्रेजी वाली किताब में थे, वो कब और कैसे आए? वो चित्र भी शास्त्री जी ने ही बनवाए थे। 1900 और 1919 के बीच बनाने वाले थे एल्पा नाम के एक व्यक्ति, जो उस जमाने में एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्राफ्ट्समैन का काम करते थे। ड्राफ्ट्समैन ने बनाए थे? हाँ, और क्योंकि ये चित्र मूल पांडुलिपि का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो हिंदी वाले संस्करण में नहीं छापे गए। बाद में जोशियर ने कहीं से इन्हें हासिल किया और अपनी अंग्रेजी किताब में शामिल कर लिया। भाषा के बारे में स्टडी ने क्या कहा? क्या ये संस्कृत वैसी ही है जैसी वेदों में मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्ययन का साफ कहना था कि ग्रंथ की संस्कृत भाषा काफी सीधी सादी और आधुनिक किस्म की है। वैदिक काल की जो जटिल संस्कृत होती है वैसी बिल्कुल नहीं है। ये भी एक इशारा था कि ग्रंथ शायद उतना पुराना नहीं है जितना दावा किया जा रहा है। और क्या हमारे जो मान्य प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, उनमें कहीं ऐसे तकनीकी विमानों का जिक्र मिलता है जैसा वैमानिक शास्त्र में है? आईआईएससी अध्ययन के अनुसार नहीं। देखिए, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, पर उसका वर्णन जादुई ज्यादा लगता है, तकनीकी कम। हाँ, वो तो है। महाभारत में भी इस तरह के विस्तृत तकनीकी वर्णन नहीं मिलते। हाँ, एक ग्रंथ है 11वीं सदी के राजा भोज का लिखा सम्रांगण सूत्रधार। उसमें विमान बनाने पर एक अध्याय जरूर है, लेकिन उसका वर्णन भी बहुत अस्पष्ट है। मतलब साफ साफ कुछ पता नहीं चलता। अच्छा। और मजे की बात ये कि भोज खुद लिखते हैं कि वो ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहे ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। आईएसएससी के शोधकर्ता इस पर टिप्पणी करते हैं कि शायद उन्हें पता ही नहीं था कि डिटेल क्या दें। हाँ, ये भी हो सकता है। तो अगर हम इस ऐतिहासिक पड़ताल को समेटें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। अध्ययन कहता है कि वैमानिक शास्त्र ग्रंथ महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखा गया कोई प्राचीन वैदिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि दावा किया जाता है। ओके। ये ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि ये 1900 से 1922 के बीच पंडित सुब्बराय शास्त्री द्वारा किसी अज्ञात प्रेरणा या माध्यम से अस्तित्व में लाया गया हो। महर्षि भारद्वाज का नाम शायद इससे प्राचीनता और प्रामाणिकता देने के लिए बाद में जोड़ा गया हो। अध्ययनकर्ताओं ने उन लोगों की आलोचना भी की, जैसे जोशियर, जिन्होंने पांडुलिपियों के इतिहास को छुपाकर या तोड़ मरोड़कर इसे प्राचीन साबित करने की कोशिश की। तो इतिहास तो ये इशारा कर रहा है कि ग्रंथ शायद उतना प्राचीन नहीं बल्कि काफी आधुनिक है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या इसमें जो तकनीक बताई गई है वो काम कर सकती थी? आईएसआईसी के वैज्ञानिकों ने जब इन विमानों के डिजाइनों को परखा तो उन्हें क्या मिला? हाँ, और यहीं पर अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये नोट किया कि ये ग्रंथ सीधे विमान के हिस्सों और बनाने के तरीके बताने लगता है। अच्छा। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं, जैसे एरोडायनामिक्स, मतलब कोई चीज हवा में उड़ती कैसे है, तैरती कैसे है, इसके बारे में लगभग कुछ नहीं बताया गया। अरे, मतलब उड़ने की साइंस ही गायब। काफी हद तक। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि हवाई जहाज के इतिहास में शुरू में जो भी कोशिशें नाकाम हुई वो ज्यादातर इसी एरोडायनामिक्स की समझ ना होने की वजह से हुई। सही बात है। ग्रंथ में जोर किस पर है? प्रोपल्शन यानी विमान को धक्का देने वाली ताकत, और स्ट्रक्चर यानी ढांचे पर। लेकिन हवा में टिके रहने और कंट्रोल करने के विज्ञान पर लगभग चुप्पी है। अध्ययन में 4 मुख्य विमानों का विश्लेषण किया गया: शकुन, सुंदर, रुक्म और त्रिपुरा। ठीक है। अब हर एक विमान के हर पुर्जे में शायद हम न जाएं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसी आम समस्याएं थीं जो इन सभी डिजाइनों में वैज्ञानिकों को दिखी? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ बुनियादी दिक्कतें थी जो लगभग सभी में कॉमन थी। पहली और सबसे बड़ी समस्या थी, जैसा मैंने कहा, एरोडायनामिक्स की समझ की भारी कमी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे शकुन विमान, इसे पक्षी जैसा बताया गया है, ठीक है, लेकिन पाठ कहता है कि इसकी पूंछ उड़ान यानी लिफ्ट के लिए जरूरी है, जबकि असलियत क्या है? उड़ान पंखों से मिलती है, पूंछ को संतुलन और दिशा बदलने के काम आती है। ये तो एकदम बेसिक गलती है। हाँ, ये तो उड़ने का पहला सिद्धांत है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ही गलत समझे गए। सही कहा। दूसरी बड़ी समस्या थी भौतिकी के नियमों का खुला उल्लंघन। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है सुंदर विमान।
उसमें क्या था? पाठ के मुताबिक ये विमान उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है जिस दिशा में इसके शुंडाल नाम के पाइप से जेट निकलता है। क्या मतलब जेट आगे निकलेगा तो विमान भी आगे जाएगा? हाँ, ये तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसका सीधा सीधा मजाक है। जेट पीछे निकलेगा तभी तो विमान आगे बढ़ेगा, ये तो कोई भी बता देगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। और शायद इसकी रफ्तार के बारे में भी कुछ अजीब था। हाँ बिल्कुल, इसकी गति बताई गई है 400 योजन प्रति घटिका। अब योजन और घटिका के अलग अलग मान हो सकते हैं, पर जो गणना अध्ययन में की गई उसके हिसाब से ये करीब 8000 मील प्रति घंटा बैठती है। 8000 मील प्रति घंटा, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, इतनी रफ्तार तो आज भी किसी हवाई जहाज ने वायुमंडल के अंदर हासिल नहीं की है। ये आंकड़े इसे किसी प्रैक्टिकल विमान से ज्यादा एक ख्याली पुलाव जैसा बनाते हैं। और विमान बनाने के लिए जो सामान मतलब मटेरियल और तरीके बताए गए वो कैसे थे? क्या वो प्रैक्टिकल थे? यहीं पर तीसरी आम समस्या आती है, पूरी तरह से अव्यवहारिक सामग्री और प्रक्रियाएं। जैसे एक धातु बताई गई है राजलोह, उसे बनाने के लिए क्या क्या मिलाने को कहा गया है? पारा, सुहागा, चांदी, अभ्रक और साथ में चना और बेंजोइन जैसी चीजें। चना? हाँ, या फिर सुंदर विमान में बिजली बनाने के लिए गधे का मूत्र इस्तेमाल करने का जिक्र है। ये सारी रासायनिक और धातुकर्म की प्रक्रियाएं आज के विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल बेमतलब लगती हैं। तापमान के लिए कक्ष जैसी इकाई का इस्तेमाल है जिसका कोई स्टैंडर्ड मतलब नहीं पता। ये तो वाकई अजीब है। और आपने पहले कहा था कि पाठ और चित्रों में भी तालमेल नहीं था। हाँ, ये चौथी बड़ी समस्या थी। कई जगहों पर जो लिखा है और जो चित्र ड्राइंग दिए गए हैं वो आपस में मेल नहीं खाते, बल्कि एक दूसरे का खंडन करते हैं। जैसे रुक्म विमान का मामला है। उसमें क्या था? पाठ कहता है कि उड़ान मिलती है अयपिंड पहियों के फर्श से टकराने से। अब ये कैसे हो सकता है, ये समझना मुश्किल है। ये भौतिक रूप से संभव नहीं लगता। सही बात है। वहीं जो चित्र हैं उनमें पंखे दिखाए गए हैं और उन्हें लिफ्टिंग फैन कहा भी गया है, लेकिन पाठ में इन पंखों का क्या काम है ये साफ नहीं बताया गया। शुरू में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये आज के वीटॉन यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले जहाज जैसा कुछ हो सकता है। अच्छा। लेकिन जब पाठ और चित्र का विरोधाभास देखा तो ये विचार भी खारिज हो गया। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और ये बात भी तो थी कि चित्र बनाने वाला एक ड्राफ्ट्समैन था, क्या उसका कोई असर दिखा चित्रों पर? बिल्कुल, अध्ययनकर्ताओं का यही मानना था कि ये चित्र जो कि बाद में जोड़े गए थे वो असल में उस ड्राफ्ट्समैन एल्लप्पा के अपने जमाने की यानी 20वीं सदी की शुरुआत की मशीनों के ज्ञान को दिखाते हैं। जैसे चित्रों में सिलेंडर, पिस्टन, गियर वगैरह दिखते हैं। ये चीजें उस कथित प्राचीन काल से मेल नहीं खाती जिसका दावा ग्रंथ करता है। ये एक और उदाहरण है अनाक्रोनिज्म का, यानी काल दोष का। जैसे त्रिपुरा विमान में भी बिजली की मोटर होने का संकेत मिलता है, जो कि फिर से आधुनिक तकनीक है। और क्या कोई ऐसी बुनियादी जानकारी थी जो पूरे ग्रंथ से ही गायब थी? हाँ, और ये पांचवी बहुत अहम कमी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे ग्रंथ में कहीं भी किसी भी विमान या उसके पुर्जों के वजन यानी वजन या भार का कोई जिक्र ही नहीं है। वजन का जिक्र नहीं है? बन ही नहीं सकता, वो सिर्फ कागज पर रहेगा। सही कहा। इसके अलावा लंबाई के लिए वितस्ती, गति और बिजली के लिए लिंक जैसी इकाइयों का इस्तेमाल है जिनका कोई पक्का स्टैंडर्ड मतलब आज हमें नहीं पता। तो आप गणना कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर तकनीकी तौर पर इन विमानों का क्या मूल्यांकन हुआ? उड़ने लायक थे या नहीं? साफ शब्दों में कहें तो बिल्कुल नहीं। IISc अध्ययन का निष्कर्ष बहुत कठोर था। उन्होंने कहा कि ये विमान खराब तरीके से बनाए गए, बेडोल और उड़ान के बिल्कुल अयोग्य हैं। उनकी ज्यामिति यानी आकार और अनुपात उड़ान के लिहाज से भयानक हैं। प्रपल्शन के सिद्धांत मदद करने के बजाय रुकावट डालेंगे। सामग्री और प्रक्रियाएं काल्पनिक हैं, पाठ और चित्र में विरोधाभास है और सबसे जरूरी मौलिक जानकारी ही गायब है। बाप रे! ये किसी प्राचीन उन्नत तकनीक के सबूत नहीं लगते, बल्कि ये आधुनिक मशीनों से प्रभावित एक अधूरी अव्यवस्थित कल्पना ज्यादा लगते हैं। एक और बात जो आपने बताई थी वो दयानंद सरस्वती के भाष्य से विरोधाभास वाली, वो क्या थी? हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, दयानंद सरस्वती ने 1878 में ऋग्वेद की व्याख्या करते हुए विमानों की गति के बारे में जो लिखा था, जैसे ऊपर जाने के लिए नीचे के दरवाजे बंद करना, पूर्व में जाने के लिए पश्चिम के खोलना, वो काफी हद तक न्यूटन के गति के नियमों के हिसाब से था। अच्छा। लेकिन वैमानिक शास्त्र
जो कि बात का बताया जाता है और ज्यादा विस्तृत होने का दावा करता है, उसमें सुंदर विमान जैसे वर्णन न्यूटन के नियमों का साफ उल्लंघन करते हैं। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है, खासकर तब जब दयानंद सरस्वती का काम सुब्बराय शास्त्री के श्लोक लिखवाने से पहले से मौजूद था। ये तो सोचने वाली बात है। तो इस पूरी गहन पड़ताल के बाद हम वैमानिक शास्त्र के बारे में आखिरकार क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकालें? देखिए, 1974 की उस आईएससी स्टडी के आधार पर अगर हम देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रंथ प्राचीन भारत के किसी खोए हुए उन्नत विमानन ज्ञान का कोई दस्तावेज है। ओके। सारे सबूत, इसका इतिहास, इसकी भाषा, इसमें दिए गए तकनीकी विवरण, भौतिकी के नियमों से इसका टकराव, इसके अंदर के विरोधाभास, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये 20वीं सदी की शुरुआत में रचा गया एक काम है, जिसे पंडित सुब्बराय शास्त्री ने लिखवाया था। हाँ, संभवतः किसी आध्यात्मिक अनुभव या प्रेरणा के तहत। और इसमें जो विमानों के डिजाइन दिए गए हैं वो आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते और उड़ने में सक्षम नहीं लगते। ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है। ये सिर्फ एक ग्रंथ की कहानी नहीं है, बल्कि शायद ये इतिहास, मिथक और विज्ञान के बीच जो एक जटिल रिश्ता होता है उसकी कहानी भी है। हम एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज की कल्पना करना पसंद करते हैं। और शायद ये हमें ये भी सिखाता है कि जब भी हमारे सामने ऐसे दावे आते हैं जो आधुनिक विज्ञान से टकराते हुए दिखें, तो हमें भावनाओं में बहने के बजाय थोड़ा रुककर आलोचनात्मक नजरिए से उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिल्कुल। किसी भी जानकारी को, चाहे वो कितनी भी आकर्षक लगे, उसे आंख मूंदकर मान लेने से पहले उसके स्रोत को देखना, सबूतों को तौलना और तर्क की कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। वैमानिक शास्त्र का ये आईआईएससी अध्ययन इसी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का दावा करना शायद आसान हो, पर उसे वैज्ञानिक तौर पर साबित करना कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी काम है। बिल्कुल सही। तो आखिर में ये सवाल मन में रह जाता है कि अगर वैमानिक शास्त्र प्राचीन विमानों का रहस्य नहीं खोलता, तो ये हमें अपने हाल के इतिहास और ज्ञान को रचने और समझने के हमारी अपनी प्रक्रियाओं के बारे में क्या सिखाता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।